नाज़रीन, शाम से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि 3 इतराफ से गोलान हाइट्स पर हमला कर दिया गया है। जी हां, गोलान हाइट्स की आज़ादी का अमल पूरी तरह से शुरू हो चुका है और हर तरफ से इसराइल पर हमला किया जा रहा है और अब इसराइल के खात्मे के लिए बाकायदा एक बड़ी और फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है। तो गोलान हाइट्स पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और इसराइली आर्मी ने खुद तस्लीम किया है कि उन पर इतने ज़्यादा इतराफ से हमला कर दिया गया है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ गजा में बहुत बड़ी जंग जारी है और इसराइली आर्मी को पिछले चंद घंटों में शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। उनके डजन्स ऑफ फौजी हलाक हुए हैं। घात लगाकर कई नए हमले मज़ामती तहरीक की जानिब से किए गए हैं और इसराइल को इतने ज्यादा सरप्राइजेस दिए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो मज़ामती तहरीक का क्या हल निकालें। ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर गोलान हाइट्स से आई है। एक तरफ अमेरिकी बेसिस पर हमले जारी हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन गोलान हाइट्स जिस पर सबकी तवज्जो है और गोलान हाइट्स को यूनाइटेड नेशन में इल्लीगल करवाया गया है और उसका जो कब्जा है वो लीगल तौर पर सीरिया के नाम किया गया है क्योंकि ये इलाका सीरिया का था। तो अब बाकायदा हमला शाम की जानिब से कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आप इसराइली आर्मी का सबूत आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई एग्जैजरेशन हो रही है। खुद इसराइली आर्मी ने यह तस्लीम किया है। हालांकि जो भी इसराइल का नुकसान होता है, अगर कोई मुल्क उन पर हमला करता है तो वो उसको छुपाता है ताकि वो ऐसा ना लगे कि वो जंग हार रहा है। तो आज इस हमले के बाद 4 महाज बल्कि 5 महाज ऑफिशियली 5 महाज इसराइल के खिलाफ खुल चुके हैं। तो आप मुझे बताइए, जिस मुल्क के खिलाफ 5 महाज खुल जाएं वो किस तरह से बच सकता है। तो इसी तरह इसराइल का अंजाम अब बहुत करीब है। ये आप इसराइली आर्मी का बयान देखिए, 3 लॉन्चेस फ्रॉम सीरिया टुवर्ड इसराइल। 3 तरफ से बड़ा हमला जो है वो गोलान हाइट्स पर किया गया है और गोलान हाइट्स के इर्द गिर्द घेरा जो है वो पूरी तरह से तंग हो रहा है। जो उन्होंने कब्जा कर रखा था अब उसको मेंटेन करना, अब उन पर मुकम्मल कब्जा किए रखना अब वो मुश्किल हो गया है क्योंकि तमाम इतराफ से इनको घेर लिया गया है। और इसमें नाज़रीन बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि गोलान हाइट्स पर सिर्फ सीरिया की तंजीमें और सीरियन फोर्सेस नहीं है, सिर्फ रशियन और ईरानी फोर्सेस नहीं है, बल्कि इराक के जो जंगजू हैं वो भी गोलान हाइट्स के बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। यमन से भी जंगजू निकलकर गोलान हाइट्स पर जमा हो रहे हैं क्योंकि यमन में आप देखें तो उनके जो हमले हैं वो ज्यादातर रेड सी में जारी हैं क्योंकि उनका बॉर्डर नहीं लगता। तो इसीलिए अब बहुत सारे जंगजू जो हैं वो सीरिया के बॉर्डर पर एंड देन लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। तो ये भी इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई एक मुल्क नहीं बल्कि लेबनान, सीरिया, इराक एंड यमन के जंगजू हैं वो उनके बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यहां से भी खबरें ये भी सामने आई हैं कि लीबिया से, सूडान से, वहां से फाइटर्स जो हैं वो भी इन बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी की खबर हो गई है जो सीरिया से इतना बड़ा हमला कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयां हैं, जिस तरह शिबा फार्म्स है, क्रियात शमोना है, यहां पर मुसलसल जारी हैं। गोलान हाइट्स के आखिर में जो लेबनान के साथ बॉर्डर लगता है उनमें ये शिबा फार्म्स और क्रियात शमोना आ रहे हैं। और इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक हिजबुल्लाह इस वक्त पूरा प्लान बना रही है शिबा फार्म्स को कब्जा करने के लिए, क्रियात शमोना को कब्जा करने के लिए, और वहां पर सुरंगें खोदी जा रही हैं ताकि वो बॉर्डर से पेनिट्रेट कर सके आसानी के साथ और अंदर घुसकर इस इलाके को अपने कब्जे में ले ले। क्योंकि अगर आप नक्शे पर देखें तो शिबा फार्म्स बिल्कुल आखिर में आते हैं, वहां पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाना बहुत मुश्किल है इसराइल के लिए। तो इसलिए पूरी नजर हिजबुल्लाह की वहां पर है और वहां के बहुत सारे जो गांव हैं जो कि लेबनान के थे और बाद में इसराइल ने कब्जे में लिए, उनको भी छुड़ाने का पूरा प्लान है। तो अब आप देखिए कि तमाम इतराफ से गोलान हाइट्स जो है वो घिर चुकी है और सिर्फ एक फोर्सेस नहीं है बल्कि सीरियन, रशियन, ईरानी, इराकी और यमनी, सूडान से, लीबिया से, ये सारी फोर्सेस वहां पर पहुंच रही हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि मज़ामती तहरीक के इत्तेहादी किस हद तक बढ़ रहे हैं। वो फलस्तीन जिसको लावारिस छोड़ दिया गया था, गजा पर जब दिल चाहता था इसराइल हमला करता था, बमबारी करता था, निहत्ते लोगों को शहीद करता। लेकिन आज आप देखें कि पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के बैनर तले इकट्ठा हो रहा है और फलस्तीन के लिए जंग लड़ रहा है। और ये जो
पूरी प्लानिंग है। ईरान ने इस पर बड़ा इन्वेस्ट किया है, ईरान ने साल हा साल लगाकर यह प्लानिंग की है और उसने देखा, मिसाल के तौर आप सिर्फ गुलान हाइट्स की मिसाल ले लीजिए। गुलान हाइट्स को छुड़ाने के पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग की गई। सबसे पहले इसराइल की जानिब से हमला किया गया था सीरिया पर, उनके 2 एयरपोर्ट्स को उड़ाया गया। देन क्या हुआ कि सीरिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सीरिया ने प्लानिंग की, उन्होंने जो रशियन फोर्सेस हैं वो यहां पर डिप्लॉय हुई, उनका जो वैगनर ग्रुप है रशिया का जो इसराइल यहां शाम में ऑपरेट करता है वो एक्टिव हुआ, उसने जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू की। हिजबुल्लाह को लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हथियार, एयर डिफेंस वो वहां पर पहुंचाए। देन फिर यूएन में एक बड़ी करारदाद पेश की गई रशिया की जानिब से कि गुलान हाइट्स का जो कब्जा है वो इल्लीगल है, तो वहां इसके हक में वोट आया, शाम के हक में वोट हुआ कि ये जो कब्जा है इसराइल का ये इल्लीगल है, इनको वहां से पुल बैक करना चाहिए। तो जब सारी आलमी दुनिया की लिजिटिमेसी उन्होंने हासिल कर ली और अपनी जो ऑपरेशनल स्टेटस था पूरी तरह से उसके अंदर आ गए, देन फिर उन्होंने ये बड़े स्ट्राइक जो है उन्होंने लॉन्च किए। और अब इन इडियट्स का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि इस हमले के पीछे कौन है, क्या ये ईरान की जानिब से हमला करवाया गया, तो देन फिर हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो अब इन इडियट को समझ नहीं आ रही कि इन हमलों का जवाब किस तरह से देना है। 5 महाज नाजरीन ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं, 5 महाज इस वक्त इसराइल के खिलाफ खुल चुके हैं और जिस मुल्क के खिलाफ 5 महाज खुल जाए वो मुल्क बच नहीं सकता है। और इसके अलावा आप देखें तो अमेरिकन फोर्सेस कैटेगोरिकली ये इनकार कर चुकी हैं कि उन्होंने ना ही लेबनान के बॉर्डर पर आकर लड़ना है, ना ही वो गजा में आना चाहते हैं, ना ही वो सीरिया के बॉर्डर पर आना चाहते हैं, तो उन्होंने भी इनको इनकार कर रखा है। तो इनकी अपनी कितनी फौज है, जिस मुल्क की टोटल आबादी 80 लाख है, उनकी फौज कितनी एक होगी, और बहुत सारी फौज तो इनकी यहां पर एग्जॉस्ट हो चुकी है। जो सारी रिजर्व फौज थी 4.5 लाख वो उन्होंने गजा में लगाई, तो वो तो पहले से एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसने आगे लंबी जंग क्या लड़नी है। तो इसलिए अगर आप बाइडन का भी बयान देखें तो उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये नाजुक लम्हा है जब जूइश स्टेट यानी ये यहूदी रियासत, इसका स्टेक सबसे ज्यादा खतरे में है। और ये अब बात रोजे रोशन की तरह अया हो चुकी है और सारी दुनिया को नजर आ रही है। तो ये नाजरीन गुलान हाइट्स पर हमला, उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात थी और ये बहुत बड़ा एक हेल्प है फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि जो जो इसराइल पर हमले बढ़ते जाएंगे गजा में प्रेशर कम होता जाएगा और मज़ामती तहरीक वहां पर ज्यादा हावी और ज्यादा फाते बनकर सामने आएगी। अब आपको नाज़रीन गजा के हवाले से अपडेट करते हैं, जहां पर मज़ामती तहरीक पूरे जोश जज्बे और ईमान की हरारत के साथ जंग लड़ रही है। 70 दिन के करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ही उनका असलहा खत्म हुआ, ना ही उनका जज्बा खत्म हुआ। और वो कह रहे हैं कि अगर पूरे कुर्रा अर्ज की फोर्सेस भी हमसे लड़ने आ जाएं तो भी फतह हासिल नहीं कर सकती, तो भी जो कैदी हैं उनको वो छुड़ा नहीं सकती। ये इस वक्त उनका जज्बा है। वो तंजीम जो एक छोटे से इलाके की है, जिसको आपने दहाइयों से मुहासरा कर रखा है, जिसकी कोई ओपन सप्लाई लाइन नहीं है, वो दुनिया की सबसे पावरफुल कहलाई जाने वाले आर्मी, जिसके पीछे अमेरिका सबसे ज्यादा असलहा देता है, जिसको यूरोप ने असलहा दिया, उससे वो लड़ रही है और अभी तक उनका जखीरा खत्म नहीं हुआ। और वो कह रहे हैं कि अभी तो हमने सिर्फ 5 से 10% अपनी सलाहियत इस्तेमाल किया, अभी तो 90% बाकी है। तो इस वक्त जो सबसे नाज़रीन बड़े ऑपरेशन हुए हैं उनकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जंग की इस वक्त शिद्दत क्या चल रही है, कौन किसका पलड़ा भारी है। ये आखिरी चंद घंटों के ऑपरेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आप देखिए 21 सोल्जर्स इन पास्ट फ्यू आवर्स, 21 फौजी उनके पिछले चंद घंटों में मारे गए हैं। और नाजरीन अब इसराइली मीडिया ये कैटेगोरिकली तस्लीम कर चुका है, इसलिए हमें ज़्यादा गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है जी अब रोज़ाना हमारे जो फौजी हलाक हो रहे हैं उनकी तादाद 100 तक पहुंच रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना दर्जनों इसराइली फौजी जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हर अस्पताल रोजाना 40 से 50 इसराइली फौजियों को रिसीव कर रहा है और उनके जंगी हेलीकॉप्टर्स तेल अवीव और दीगर शहरों के मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। इसीलिए वो जो कहते थे हमारे 40-50 मारे गए हैं, अब ये पता चला है कि वो हजारों में हलाक हुए हैं और हजारों में जख्मी हुए हैं। तो इसलिए अब वो बात तो एक क्लियर हो गई और आपको ये बात पूरी तरह से ज़हन नशीन हो जानी चाहिए। अगले जो बड़ा ऑपरेशन किया गया है उनका बयान भी मैं आपके सामने रखता हूँ।
the joint operation with the Al-Quds brigades was carried out with appropriate weapons and left the Zionist force dead and injured. मतलब बड़ा जॉइंट उनका बड़ा मुश्तरका हमने एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया और उसमें इनके बहुत सारे फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। फिर नाज़रीन एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई है। आज सुबह जो इनके गुलानी ब्रिगेड के कमांडर, जिस पर अब पूरी मातम है और क़यामत का समा इसराइल में, वो जो हलाक हुआ था, उसका आखिरी बयान भी सामने आया कि उसने किस तकब्बुर का मुजाहरा किया था। अच्छा नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प चीज़ इस जंग में हमने देखी है कि जिसकी वीडियो वायरल होती है और वो बड़ा तकब्बुर और गुरूर के साथ कोई बयान दे रहा है या कोई जुल्म करते हुए कोई चीज़ दिखा रहा है। मिसाल के तौर पे एक फ़ौजी ने एक बिल्डिंग को तबाह करने से पहले वीडियो बनवाई और अपनी फैमिली को गिफ्ट भेजा, तो मज़ामती तहरीक ने उस फ़ौजी को चुनकर हलाक किया। तो इसी तरह इस कमांडर ने क्या बयान दिया था कि लेट्स सी हु इज़ बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस बैटल, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अटैक एंड किल लार्जेस्ट नंबर ऑफ हमास मेंबर्स। ये जनाब इसका आखिरी बयान था और ये बयान देने के बाद जब ये मैदान में उतरा है, आगे गया है फ्रंट लाइन पर, तो इसको सबसे पहले उन्होंने इसको चुनकर मारा है। और ये जो सबसे जदीद टैंक जिसको आप कहते हैं किंग लीडर टैंक है, उसमें ये सवार होकर आ रहा था। ठीक है, इसके आगे आगे दस्ते थे फौज के, इसको हिसार में लेकर चल रहे थे, लेकिन इसी के टैंक को उड़ा दिया गया जिसमें ये मौजूद था। और इस वक्त इसराइल लरस के रह गया नाज़रीन इस कमांडर की हलाकत से। फिर आप देखिए एक और घात लगाकर बड़ा हमला किया गया है। मज़ामती तहरीक का जो सबसे बड़ा हथियार है वो घात है। जिस तरह वो एम्बुश लगाकर मारते हैं, इसराइली फौजी इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आती कि भाई ये इलाका तो हमने सिक्योर करके गए थे, तो ये फिर दोबारा हमारे पीछे से ही किस तरह से निकल आए। तो इस तरह उनको यानी मज़ामती तहरीक के फौजी पीछे से निकल आते हैं और आगे से पहले ही मौजूद होते हैं, तो वो तमाम तरफ से घिर जाते हैं। वी वर एबल टू ट्रैप अ ज़ायनिस्ट फोर्स ऑफ 15 सोल्जर्स इन अ टाइट एम्बुश इन मिडल स्ट्रिप, यानी गजा की जो मिडल एरिया है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने एक टाइट घात लगाया और इनके फौजियों को ट्रैप किया और सब के सब उन्होंने मार दिए। फिर आप देखिए कि मार्केवा 4 टैंक्स with Al Yasin 105 shell, many of Israeli soldiers inside were killed, कि जो टैंक्स में जितने भी सोल्जर्स मौजूद थे वो सारे हलाक हुए। अब ये जो अल यासीन शेल है ये होम मेड है, ये इन्होंने खुद बनाया है और जो इसके बानी थे, मज़ामती तहरीक के जो बानी थे, उनका नाम था यासीन और उनके नाम पर ये शेल बनाया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इस जंग में सबसे ज़्यादा इनके लिए कारामत साबित हो रहा है। फिर जो दूसरे नाज़रीन कमांडर हलाक हुए हैं, जितजाक बेन बशत, यानी ये 2 कमांडर आज उनके हलाकतों की खबर आई है। पिछले का बयान मैंने आपके सामने रखा है और इस पर इसराइली मीडिया क्या कह रहा है। उन्होंने कहा द जितजाक बेन बशात कमांडर is the four of the battle. The battle in Shujaya is the toughest battle Israeli soldiers have fought in Gaza. अब ये फिर उसी शुजाया का जिक्र कर रहे हैं। पहले मैं तफसीलात से आपको आगाह कर चुका हूँ कि ये शुजाया को फतह करने की तारीख इनकी बहुत पुरानी है। आज से 20 साल पहले भी इन्होंने कोशिश की थी इस इलाके को फतह करने की, लेकिन वो नहीं हो सके। तो इसराइली मीडिया कह रहा है कि पूरे गजा में जो सबसे मुश्किल तरीन जंग लड़ी जा रही है वो शुजाया के इलाके में है और ये दोनों कमांडर भी इसी इलाके में हलाक हुए हैं। फिर नाजरीन इसराइली मीडिया खुद ये तस्लीम कर रहा है कि मज़ामती तहरीक किस तरह से जंगी तौर जो इंटेलिजेंस तौर पर उनकी बरतरी हासिल है। यानी आप ये सारे समझते रहे, आपने इनकी फिल्में देख देख कर पता नहीं इनको क्या समझा कि मोसाद, पता नहीं उनकी क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, पता नहीं उनकी क्या सलाहियतें हैं। वो तो ऐसे आते हैं, किसी भी मुल्क में घुस जाते हैं, जो ऑपरेशन करना चाहते हैं उनका तो कोई पता ही नहीं चलता। ये जेम्स बॉन्ड जो बने हुए थे ना नाजरीन, ये सारा इनका जेम्स बॉन्ड यहाँ पर गजा में निकल गया है। तो अब उनकी मीडिया की जुबानी आपके सामने मैं हकीकत रखने जा रहा हूं ताकि वो जो सबसे बड़ी मैं कहता हूं फतह हुई है ना, वो इनके औरे और इनकी वहशत की सबसे बड़ी फतह है कि जो दुनिया में ये जो जेम्स बॉन्ड बने हुए थे ना, वो जो अब पूरी तरह से पाश हुए हैं कि ये तो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी इनकी जो इंटेलिजेंस है वो कमज़ोर है। तो ये सबसे बड़ी फतह है। आप उनका बयान देखिए। द ओनली जस्टिफिकेशन, ये इसराइली मीडिया कह रहा है, द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर शेमफुल मिलिट्री फेलियर इन गाजा इज दैट हमास फाइटर्स ऑब्टेन military plans before carrying out any field operation. Unfortunately, Hamas continues its intelligence superiority and no one knows how this happens. अब वो कह रहा है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि मज़ामती तहरीक की इंटेलिजेंस बरतरी हासिल है और हमारे ऑपरेशन करने से पहले उनको किस तरह से पता चल जाता है, इसकी हमें समझ नहीं आ रही कि वो तो रहते ही सुरंगों में है, ना कोई ड्रोन है, ना कोई फिजाइया है, ना कोई उनकी मदद के लिए अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस और फलाने की इंटेलिजेंस ऊपर ऑपरेशन कर रही है। अब ऊपर अपने ड्रोन और
ساری چیزیں چلا رہی ہے, سیٹلائٹ کی مدد لے رہی ہے, ان کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہمارا حملہ کرنے سے پہلے ان کو کس طرح پتہ چل جاتا ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, پاگل بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو بہت بڑا حملہ ناظرین کیا گیا ہے وہ کمانڈ روم پر کیا گیا ہے. یہ اب دیکھیں, وی اٹیکڈ کمانڈ روم ود 114 mm شارٹ رینج رجوم میزائل. تو کمانڈ روم میں آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو سینئر لیڈر ہوتے ہیں, جو سینئر کمانڈرز ہوتے ہیں, وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, جو کہ سارے جنگ کی ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. تو کمانڈ روم کو حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کا پوری طرح سے نظام درم برم کر دیا ہے, اور یہ سب سے سینسٹیو اور سب سے سیکیور ایریا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اٹیک کر رہے ہیں, اٹس مین کہ پورا قبضہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ ایک اور حملے کی ڈیٹیل آپ دیکھیے, دا ریزسٹنس بمبارڈمنٹ IDF گیدرنگ اسٹیشنڈ اراؤنڈ ملز جنکشن ود میزائل ان خان یونس. ٹھیک ہے جی, بہت سارے جہاں پر ان کے فوجی موجود تھے, مل جنکشن کا علاقہ بتایا گیا ہے, اور یہاں پر بمباری انہوں نے میزائل سے کی ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے کہ 7 tanks and 2 troop carriers were targeted with shells and شہباز چارجز اینڈ گوریلا ایکشنز. ناظرین یہ بہت ہی غیر معمولی جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ دیکھیے ایک ایک ٹینک کو تباہ کرنا یہ بہت ہی بڑے آپریشن ہوتا ہے, یہ بہت آپ کی برتری سمجھی جاتی ہے, اور یہ کمال کی بہادری سمجھی جاتی ہے کہ آپ بغیر کسی فضائیہ کے, بغیر اس طرح کی سہولیات کے آپ ٹینک تباہ کریں, اور ایک ایک نہیں, ایک ایک جگہ پر 7 ٹینکوں کو تباہ کریں. یعنی آپ ناظرین دیکھیں نا, جو لوگ ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں, جب آپ ایک طرف سے حملہ کرتے اور ایک ٹینک کو آپ نے اڑا دیا, دین ان کو یہ تو پتہ چل گیا نا بھائی اس بلڈنگ سے ہم پر حملہ ہوا ہے, دین پھر آپ مزید ان کے 6 کس طرح سے اڑا سکتے ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی. کہ یعنی آپ پہلا تو حملہ چلے آپ نے کر دیا, پھر اس کے بعد 6 اور اڑائے اسی جگہ پر. ان کو جب پہلا فائر ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں سے فائر ہو رہا ہے, تو اس کے بعد وہ باقیوں کو کس طرح سے تباہ کرتے ہیں, یہ اب اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پھر غائب کہاں جاتے ہیں اور دوبارہ سے کیسے نکل کر آ جاتے ہیں. اب ناظرین آپ کو امریکی بیسز کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں جن پر مسلسل حملے جاری ہیں. آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایکسس آف ریزسٹنس نے مڈل ایسٹ میں یہ عہد کر لیا, یہ حلف لے لیا ہے کہ امریکہ کے خاتمے کے بغیر, امریکی اڈوں کو یہاں سے ختم کرنے کے بغیر ہم اب جنگ نہیں روکیں گے. یعنی ناظرین آپ کو یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ تیل عراق کا ہے, تیل شام کا ہے, لیکن نکال امریکہ رہا ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یہ بدماشی ہے ان کی. کہاں ہزاروں کلومیٹر وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ہزاروں کلومیٹر ادھر آ کر ہمارے علاقوں پر قبضہ کر کے اور تیر نکال کے لے جا رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا. تو اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے, ہم نے جناب ان کے اڈوں کو یہاں سے ختم کرنا ہے, تو ہی یہ جنگ ختم ہوگی. جو آج بڑے حملے ہوئے ہیں اس میں عین الاسد بیس ہے, اس کو آج 2 دفعہ, ایک ہی دن میں 2 دفعہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ بہت ہی ان یوزول اٹیکس ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایسے اٹیک نہیں دیکھے کہ ایک دن میں بار بار حملے ہوں. زیادہ سے زیادہ چوتھے دن کو ایک حملہ ہوتا ہے, لیکن جب سے یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے حملوں کا, اب یہ شدت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جب سے ان امریکی ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ عمر آئل فیلڈ سے ملحقہ بیس ہے, اس کو بھی جناب آج دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو امریکہ مسلسل پریشر میں ہے. امریکہ سے یہ بھی بیان آ چکا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مڈل ایسٹ بھیج سکیں, اور وہاں پر اس وقت سٹرونگ ریزنٹمنٹ ہے بائیڈن کے خلاف, اور بہت زیادہ عوام کا پریشر ہے کہ مڈل ایسٹ سے فوجیں واپس بلائی جائیں. صحیح ہے, تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ اس چیز کو زیادہ مدد دیں گے جو وہاں پر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. آخر میں آپ کو رشیا کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. رشیا کے حوالے سے ناظرین بہت بڑا ایکشن سامنے آیا ہے. رشیا نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, وہ عالم اسلام کے ساتھ کھڑا ہے. میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دین آپ کو اندازہ ہوگا. حماس کا حملہ ایسے ہی نہیں ہوا, بلکہ برسوں کے محاصرے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے خالی وعدوں کے بعد سامنے آیا. پھر آپ دیکھیے, we will not agree to any settlement of Middle East that doesn't include establishment of پیلسٹائن سٹیٹ. اب یہ ناظرین بڑا ہی گہرا بیان ہے, اور اس کی آپ مدعا سمجھیے. مدعا ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل اور کچھ منافق عرب اور یہ امریکہ وغیرہ یہ سارا مل کر یہ پلان بنا رہے تھے. حالانکہ پہلے تو غزہ کو فتح کریں نا, پھر ان کا پلان بنانا سمجھ بھی آتا ہے. لیکن خیر پلان یہ بنا رہے تھے کہ یہ غزہ حوالے کس کے کیا جائے گا. وہ بندہ پوچھے ابھی تو آپ نے 1 انچ بھی نہیں لیا, تو آپ اگلا لائے عمل سوچ رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ پلان یہ بن رہا تھا کہ اس کو کہ سعودی عرب یا UAE یا ان عربوں کے مشترکہ طور پر ان کے حوالے کر دیا جائے. تو اس پر رشیا نے بہت بڑا بیان دیا, اور یہ بیان ہے کہ ان کا یہ جو سارا پلان ہے وہ پاش ہو گیا, کیونکہ رشیا کی مدد کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے اگر ان کی مرضی نہ ہو. تو رشیا نے کہا کہ کوئی بھی ایسی سیٹلمنٹ, کوئی بھی ایسا پلان
جس میں فلسطینی ریاست کا قیام نہ ہو، اس کو ہم نہیں مانیں گے اور وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے فلسطین کے حق میں، اور رشیا نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین تفصیلات تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔